साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान में दी गई व्यवस्था आरक्षण में किस तरह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लगभग सभी लोग इस प्रकरण से परिचित होंगे कि आज से लगभग 5 साल पहले 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी और उसमें आरक्षण का बहुत बड़ा घोटाला किया गया था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था उसमें। और इस बात को आपको समझना होगा कि कितनी चतुराई से और किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया। साथियों, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर आरक्षण व्यवस्था लागू हुई तो 2% अनुसूचित जनजाति के लिए, 21% अनुसूचित जाति के लिए और 27% पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। यहीं पर मैं आपको बता दूं साथियों कि पिछड़ा वर्ग के लिए 54% आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन जब 2% अनुसूचित जनजाति के लिए हुआ और 21% अनुसूचित जाति के लिए हुआ, इसके बाद जब पिछड़ी जाति का आरक्षण तय होना था तो 54 के बजाय 27% इसलिए किया गया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग मिला करके सारे आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये न्यायालय ने निर्णय दिया। तो चूंकि 23% SC/ST का हो जा रहा था तो 50% में 27% ही बच रहा था, इसलिए 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला। चलिए ठीक है, 27% आरक्षण मिला तो ये सारा आरक्षण मिला करके 50% आरक्षण हो जा रहा था। साथियों, इधर अभी कुछ दिन पहले 10% उस 50% के नियम को तोड़ते हुए 10% और आरक्षण EWS के लिए कर दिया गया। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। फिर जब 69,000 शिक्षक भर्ती की आरक्षण का पालन कराया गया तो इस बात को थोड़ा सा गौर से समझना होगा कि जिसे हम सामान्य बोलते हैं, उस सामान्य नहीं, उसका असली शब्द है अनारक्षित। दो 2% अनुसूचित जनजाति के लिए, 21% अनुसूचित जाति के लिए, 27% पिछड़ा वर्ग के लिए और 10% EWS के लिए। तो ये मिलाकर के 60% हो जा रहा है। 60% आरक्षित हो गया और जो 40% बचा वो अनारक्षित है। अनारक्षित मतलब जिस पर कोई आरक्षण नहीं है, और अनारक्षित की जो कट ऑफ होगी उस कट ऑफ के ऊपर चाहे जिस वर्ग का
अभ्यर्थी हो वो अनारक्षित श्रेणी में क्वालिफाई करेगा। ये आरक्षण की व्यवस्था है। साथियों, भर्ती प्रक्रिया में बड़ी चतुराई से जो अनारक्षित सीटें थीं उस पर आरक्षण पाने वाले किसी भी लड़के को अनारक्षित कटऑफ के ऊपर आने के बाद भी उनको अनारक्षित श्रेणी में सफल नहीं दिखाया गया, उनको वहाँ क्वालिफाई नहीं कराया गया। तो अब इस तरह से ये मान लिया जाए कि जो 40% अनारक्षित है वो सामान्य वर्ग के लिए, उच्च जातियों के लिए आरक्षित हो गया। जब वहाँ पर ना तो SC ST का व्यक्ति क्वालिफाई करेगा, ना पिछड़ी जाति का क्वालिफाई करेगा, ना EWS का क्वालिफाई करेगा, तो वो जो अनारक्षित 40% है तो वो उच्च जातियों के लिए आरक्षित हो गया। इनकी चयन प्रक्रिया की विधि के आधार पर बिल्कुल स्पष्ट आप कह सकते हैं। इस पर साथियों जिन बच्चों का चयन होना था और चयन नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ, उन लोगों ने आवाज़ उठाई और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब ये प्रकरण पिछड़ा वर्ग आयोग गया तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को कहा कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार किया गया है। साथियों, पिछड़ा वर्ग आयोग के कहने के बाद भी हमारे वो नुमाइंदे जिनको हम चुनकर भेजते हैं, राज सिंहासन पर बैठते हैं, सरकारें चलाते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री और जिनके हाथ में सत्ता होती है, पावर होता है, उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब इसको ये भी कहा जा सकता है कि ध्यान ना देना मतलब उनकी मंशा रही। नहीं तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के कहने के बाद और छात्रों के लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद भी उसको इग्नोर किया गया। अभी 1-2 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने इस बात को माना और अपना निर्णय भी दिया। तो साथियों, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आपसे कि मूल जड़ क्या है? मूल जड़ है अपने मताधिकार का सही प्रयोग न करना। हम भावनाओं में आकर के जाति समाज का समझ करके या तरह तरह के प्रलोभन लुभावने में आकर के और गलत जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं।
ये इसकी सबसे असली जड़ है। और वो लोग भी जरा अपने जहन में बैठा लें और समझ लें कि जो चाटुकारिता करते करते इस हद तक आ गए कि उनकी पैर से लेके गर्दन तक काटी जा रही है, उनका रोजगार छीना जा रहा, उनका हक अधिकार ख़त्म किया जा रहा है, उसके बाद भी वो कहते हैं कि संविधान कहाँ ख़त्म हो रहा। संविधान कैसे ख़त्म होता है साथियों? संविधान में दी गई व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना, भ्रष्टाचार करना, ये संविधान को ख़त्म करना नहीं तो और क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? और साथियों, सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि वो नुमाइंदे जिनको हम आप चुन करके भेजते हैं, वो लोग हमारे ही साथ इस तरह का धोखा कर रहे हैं, संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं और खुलेआम। साथियों, मैं तो प्रोटेस्ट के स्थल पर नहीं गया था, लेकिन समाचार के माध्यम से देखता था। बहुत ही कष्ट होता था, बहुत कष्ट होता था जब महिलाएं छोटे छोटे बच्चे को लेके वहाँ प्रोटेस्ट करती थी और पुलिस उनके साथ बर्बरता का व्यवहार करती थी। बहुत कष्ट होता था साथियों। फिर मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप लोग वो बहेलिया की कहानी सुने होंगे, तो इन चाटुकार लोगों को जो अपनी कुर्सी के लिए, जो अपने यश वैभव के लिए, विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर बनने के लिए आपके पास तरह तरह की दुहाई देने आते हैं जब इनको वोट लेना होता है, और आप लोग भावनाओं में बह करके ऐसे लोगों को मतदान कर देते हैं जो आज खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान में दी गई व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों, आरक्षण को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग से भर्ती करना यह आरक्षण को ख़त्म करने का एक हिस्सा है, एक सोची समझी चाल है। और मुझे तो ऐसे लोगों पे बड़ा तरस आ रहा है, कोई जो ये सब चीज़ें देखने के बावजूद भी उन्हीं लोगों की चम्मचगिरी, मक्खनबाजी और बचाव करते फिरते हैं, तरह तरह के तर्क देते रहते हैं। अरे शर्म करो साथियों, शर्म करो ऐसे लोगों। साथियों, संविधान में ये आरक्षण की व्यवस्था कितनी मुश्किल से और कितनी संघर्ष से मिली है, इसकी केवल आप चाहे तो कल्पना कर सकते हैं।
और आज आपके लिए इस व्यवस्था का उल्लंघन करना खिलवाड़ समझ में आ रहा है। तो साथियों, इस प्रकरण के विषय में बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा मीडिया, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चारों तरफ चल रहा है। लेकिन आप लोग इन राजनेताओं को समझने में भूल जरूर कर देते हैं। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, ना किसी का विरोधी हूं। मैं पक्षधर उसका हूं जो संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है, और मैं विरोधी उसका हूं जो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। तो साथियों, मेरी आपसे बार बार यही अपील है कि अपने उस पावर का, अपने उस हथियार का सही इस्तेमाल करिए, और ये जो नेताओं की चाटुकारिता, चमचगिरी और छोटे छोटे क्षणिक व्यक्तिगत लाभ के लिए लगे रहते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, तो ऐसे लोग भी सावधान हो जाएं। इससे बहुत बड़ा समाज का, राष्ट्र का नुकसान है, अनहित है। और मेरी आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि इन सब चीज़ों को समझते हुए, जब भी आपको चुनाव छोटा हो, बड़ा हो, किसी चीज़ का चुनाव हो, बहुत सोच समझ करके अच्छे प्रत्याशियों को मतदान करें, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, स्वस्थ समाज का निर्माण हो, ये हमारी परिकल्पना होनी चाहिए। नमस्कार।